राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में एमपी सेट और यूजीसी नेट को टारगेट करके हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज को 2024 का मैंने पेपर आपको हल करवा दिया था, जो 3 क्लासों में हमने पूर्ण किया। आज से हम 2022 का जो एमपी सेट का पेपर हुआ था उसे सोल्व करेंगे। पेपर हल करना इसलिए जरूरी, पुराना प्रश्न पत्र, क्योंकि हमें पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से कैसे आते हैं, इसीलिए पेपर हम हल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2024 का पेपर जो मैंने खुद दिया था, मैंने आपको बताया कि कौन से प्रश्न में मैंने गलती करी और आता हुआ प्रश्न भी मैं गलत करके आ गई, और मैंने भी बताया कि कौन से टफ प्रश्न थे जिन्हें अगर हम सूझबूझ से करेंगे तो हम आसानी से कठिन प्रश्नों को भी कर लेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने जो 2024 का प्रश्न पत्र सोल्व नहीं करा हो वो चैनल पर जाएं, आपको प्लेलिस्ट में 3 वीडियो मिलेगी पेपर की। मैं चाहूँ तो एक वीडियो में भी आपको पेपर हल करवा सकती हूँ, पर हमारा मकसद सिर्फ पेपर हल करना नहीं है। पेपर आपने देखा होगा यूट्यूब पे हल करवा रखा है, एमपी सेट का 2022 का भी करवा रखा है, 2024 का भी करवा रखा है। उन्होंने सिर्फ आपको आंसर बताइए, पर हमको आंसर नहीं देखना है। हमें तैयारी ऐसी करनी है कि पेपर जब हम हल करें तो हमें 4 ऑप्शन भी पता होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से पेपर हल कर रहे हैं कि अगर प्रश्न बना अगली बार तो उसी क्वेश्चन के आसपास से ही हमारा प्रश्न बनेगा। तो हम प्रश्न पत्र जब हल करेंगे तो हर प्रश्न के हम ऑप्शन का भी डिटेल से सोल्यूशन देख रहे हैं, उनका डिटेल से विश्लेषण देख रहे हैं, ताकि अगर प्रश्न बनेगा तो कहां से बनेगा। अब मैं जब आपको 2022 का प्रश्न पत्र सोल्व करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए यही प्रश्न 2024 में भी रिपीट हुआ है, इसी प्रश्न को घुमा फिरा के 2024 में पूछा गया है। तो अब आपके पास 2 प्रश्न पत्र, एक 2022 का, एक 2024 का। तो आप दोनों प्रश्न पत्र अगर हल करके जाते हो तो आपके अच्छे खासे स्कोर आप परीक्षा में कर लोगे, और आपको पता चलेगा कि पेपर आपको कैसे करके जाना है। क्योंकि ऑफलाइन पेपर रहेगा तो आपके लिए अच्छा है कि पेपर करने में थोड़ी सुविधा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन थोड़े बड़े पूछे जाते हैं। अब जब आप 2022 का पेपर पूरा हल कर लोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि 2022 में लेवल थोड़ा कम था, उसके बाद जब 2024 का पेपर हुआ तो उसमें थोड़ा लेवल अप हुआ, और अब 2022 का पेपर होगा तो उसमें लेवल और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि अब हमें पता है, मैं आपको बताऊंगी कि अब प्रश्न 2024 में 25 में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, पेपर पेन लेके बैठना है। मैं आज जितने भी प्रश्न आपको करवाऊंगी फिर आप मुझे बताएंगे कि आपके उन प्रश्नों में से कितने नंबर आते, क्योंकि आपका मूल्यांकन आप स्वयं पेपर के माध्यम से करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपका कौन सा टॉपिक वीक है, जिससे आप को भी मजबूत करना है। हमारे पास लगभग अभी 40 दिन का समय है, तो आप 40 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अब हम पेपर शुरू करते हैं करना। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉपी पेन लेकर बैठे। ये आपके 2022 का प्रश्न पत्र है। अब देखिए पूरा मार्कशीट पे आपका पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। पोस्ट विषय कोड आपका 13 है और ये पेपर 2 है। आपको पता है कि आपके जो पेपर 2 होगा वो हिंदी साहित्य का या किसी भी विषय का विद्यार्थियों का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का हमारा पूर्णांक होगा, क्योंकि हर प्रश्न 100 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का, तो हमारे 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। और जो पेपर 1 होगा जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का, तो 100 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 200 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपके 300 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। अगर आप 300 में से आपको टारगेट करना है कि आपको 200 स्कोर लाना है, अगर आप 200 नंबर लेकर आते हो तो ही आप सेट या नेट की एग्जाम क्वालिफाई करोगे। ये पेपर सिर्फ सेट के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, नेट के विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सेट के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का सिलेबस समान है। इसीलिए मैं दोनों को टारगेट लेकर इसलिए मैंने लिखा है कि यूजीसी नेट वाले विद्यार्थी भी पेपर 2 ऐसा ही आएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का समान है ना। और अगर आपको 75 स्कोर करना है, 75 नंबर अगर आपको लेकर आने हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें और पेपर को अच्छे से हल करें और कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने नंबर आते हैं ना। अब हम पेपर करना शुरू करते हैं।
ये आपको ऐसा पेपर आएगा, आपका रफ कार्य करने के लिए भी आपको पेज दिया जाएगा। और 51 नंबर से हमारा प्रश्न शुरू होंगे हिंदी साहित्य के, क्योंकि जो 50 प्रश्न थे वो आपके पेपर 1 के थे। मैंने पेपर 1 2022 का सोल्व करवा दिया, तो वहां जाकर 50 प्रश्न कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ इसी प्रश्न को नहीं करना है, हम इसी प्रश्न के आसपास, जैसे पाली भाषा का प्रश्न पूछा गया है कि पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपि का कालक्रम क्या था, तो यहाँ पाली भाषा का पूछा गया है, तो हमें पाली, प्राकृत, अभ्रज सभी भाषाओं का समय याद होना चाहिए। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत सभी का मैंने डिटेल से आपको पेपर 1 हिंदी साहित्य के लिए जो यूनिट 1 है आपका हिंदी भाषा विज्ञान, वो मेरे चैनल पर पढ़ाया है, बिल्कुल थ्योरी क्लास है। तो आप देखिए ये प्रश्न आपका वहीं से उठाकर पूछा गया है ना। तो अब मैंने आपको बोला था कि हर यूनिट से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमारा इकाई 1 का ही प्रश्न है। और आपके लिए जो 10 प्रश्न है 51 नंबर से 60 नंबर तक आपके 10 प्रश्न आपको इकाई 1 के देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आप करना सोल्व करते हैं, ध्यान से आपको सुनना है। मैं केवल एक प्रश्न ही नहीं करवाऊंगी आपको, इस प्रश्न का बिल्कुल डिटेल विश्लेषण हम इस क्लास में करेंगे। तो पूछा गया है पाली भाषा अशोक की धर्म की लिपि, तो इसका कालक्रम क्या है। मैंने आपको क्लास में बताया पाली भाषा का समय क्या है। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व पाली भाषा का समय है। अब पाली भाषा का प्रश्न पूछा गया, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, वहां पर प्राकृत भाषा का समय पूछा जा सकता है, अपभ्रंश भाषा का प्रश्न पूछा जा सकता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का समय पूछा जाता है। तो आपको मैं बिल्कुल एक डायग्राम से हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है। पता है हमें कि हमारी हिंदी की जननी कहाँ से हुई, जननी भाषा क्या है, संस्कृत। संस्कृत के 2 भाग हुए, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत हुई, और एक क्या हुई आपकी लौकिक संस्कृत हुई। बिल्कुल डिटेल से मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप जाकर देखिए, है ना। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर इन दोनों के बाद आई हमारी पाली भाषा, जिसे पालने वाली कहा जाता है, जैन धर्म की भाषा है। फिर उसके बाद आई हमारी प्राकृत भाषा, फिर आई हमारी अपभ्रंश भाषा। मैंने पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बिल्कुल डिटेल से क्लास में पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहां से जाकर देखिए, आपको 10 प्रश्न पूरे मेरी क्लास से देखने को मिलेंगे। अब हमें पता है अपभ्रंश भाषा, इसके बाद हमारी आई आधुनिक हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ना, आधुनिक हिंदी भाषा। अब हमें पता है आपके क्रम पूछा जा सकता है कि क्रम से हिंदी भाषा को जमाइए। 2025 में आपके प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित भाषा की उत्पत्ति को क्रम से जमाइए। अब हमें पता चला कि संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बनी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक आर्य भाषाएं। आपको पता होना चाहिए वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा, इसमें वेद उपनिषद लिखे गए थे, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। फिर लौकिक संस्कृत जनता की भाषा बनी, रामायण महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखी गई। ये जैन धर्म की भाषा है पाली भाषा, प्राकृत बौद्ध धर्म की भाषा है, अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, और फिर इससे हमारी आधुनिक आर्य भाषा आई। जो वैदिक संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है, इन्हें क्या कहा जाता है, प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचीन आर्य भाषा, है ना। उसके बाद जो तीनों भाषाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है, मध्यकालीन आर्य भाषा, है ना। क्या कहा जाता है, मध्यकालीन आर्य भाषा। और जो ये हमारी क्या है, आधुनिक आर्य भाषा, है ना। तो आपको ऐसे डायग्राम बना के मैंने पढ़ाया है, आपको बिल्कुल डायग्राम से बिल्कुल पूरा मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति समझा दी। उसके बाद आपको समय पता होना चाहिए, वैदिक संस्कृत का समय। अब पाली का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम सभी पाली का पूछा गया तो हमें पता है लौकिक का, वैदिक का समय पूछा जा सकता है। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आई हमारी पाली भाषा, फिर आई आपकी प्राकृत भाषा, फिर आई आपकी अपभ्रंश भाषा, फिर आई आपकी आधुनिक हिंदी। क्या है, आधुनिक हिंदी, है ना। ये हमारी प्राचीन आर्य भाषा है,
आर्य भाषा। अब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन आर्य भाषा है, तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। प्रश्न दिया जाएगा ये मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या है? मध्यकालीन आर्य भाषा है ना। तो क्या है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, तो पाली प्राकृत अपभ्रंश है कि इसी अन्य भाषा का नाम दे दिया जाएगा, तो हमारा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ये आधुनिक आर्य भाषा है ना, इसे मैंने बिल्कुल डायग्राम से आपको पढ़ाया है थ्योरी क्लासेस, तो आप जाकर लीजिए। अब वैदिक संस्कृत का समय क्या है? 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है ना। लौकिक संस्कृत का है 1000 ईस्वी पूर्व से क्या है हमारा 500 ईस्वी पूर्व है ना। फिर पाली का क्या आया है? पाली का पूछा गया है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी ना। आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्वी है और ईस्वी पूर्व से। अब ईस्वी पूर्व का मतलब क्या है? जो जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह है उनके जन्म शताब्दी से पहले का समय ईस्वी पूर्व माना जाता है और उनके जन्म के बाद का समय ईस्वी माना जाता है। फिर प्राकृत का समय है 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1 ईस्वी। अपभ्रंश का फिर 1000 ईस्वी और फिर आधुनिक आर्य भाषा का 1000 ईस्वी से अब तक। तो देखिए मैंने अब हमसे कहां से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा तो ये आसपास से, तो आपको ऐसे ही पुराने प्रश्न पत्र सोल्व करने। ये जो प्रश्न पूछा गया था चारों ऑप्शन आप डिटेल से पढ़े, उसी प्रश्न को आसपास से आप पूरी जानकारी ले। तो वैदिक संस्कृत का समय पूछा जाए, जोड़ी में आपसे पूछा जाता है 2025 का पैटर्न ये रहेगा कि आपको यहाँ पर भाषा दे दी जाएगी, इधर उनका समय दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित भाषाओं को उनके प्रकाशन उनके समय के अनुसार मिलान कीजिए। तो अगर आपको समय पता होगा तो आप आसानी से प्रश्न कर लोगे। देखिए मैंने इसीलिए आपको करवा रहा हूं, हम एक एक प्रश्न को डिटेल से हल करेंगे है ना। अगला प्रश्न है आपका, ये भी इकाई 1 का है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को कितने समुदायों में बांटा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने समूह में बांटा है? 6 समूह में बांटा है। कितने समूह में बांटा है? 6 समूह में बांटना है। आपको पेपर पेन लेकर बैठना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप अपन आज जितने भी प्रश्न करेंगे आपके कितने नंबर आए हैं। अगला है नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक हैं। तो नागर अपभ्रंश व्याकरण के लेखक है पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या हेमचंद्र। तो आपको नागर अपभ्रंश जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ है, इसके लेखक क्या है? तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि नागर अपभ्रंश क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। तो इसके लेखक कौन है? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र इसके लेखक है। तो हमें हेमचंद्र के और ग्रंथ भी याद होने चाहिए। नागर अपभ्रंश पूछा गया है तो अन्य ग्रंथ भी पूछा जाता है। तो हेमचंद्र का एक और अन्य ग्रंथ क्या है? सिद्धयेम शब्दानुशासन। क्या है? सिद्धयेम शब्दानुशासन हेमचंद्र का ग्रंथ है ना। पुष्पदंत का क्या है? पुष्पदंत का पूछा जाता है महापुराण और क्या है? जसचर्यु और एक और है रणकुमार चर्यु। क्या है? जसुचर्यु रणकुमार चर्यु है ना। और स्वयंभू का क्या है? पाउचर्यु। क्या है? पाउचर्यु स्वयंभू का ग्रंथ है। तब आपसे पूछा जाएगा तो प्रश्न कहां से पूछा जाएगा? तो हमने चारों विकल्पों में देख लिए हैं कि पुष्पदंत का है महापुराण, जसचर्यु, स्वयंभू का है पाउचर्यु, हेमचंद्र का है सिद्धयेम शब्दानुशासन और नागर अपभ्रंश क्या है? व्याकरण ग्रंथ है किसका? और रणकुमार चर्यु किसका ग्रंथ है? पुष्पदंत का ग्रंथ है ना। तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि है? तो कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि है? तो आपको ये पता जो होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है ना। तो कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन की है? तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब आपके कितने 4 अंतस्थ व्यंजन है? क्या है? य, र, ल और व। तो क्या ये चारों आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना। क्या है? य, र, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है? जो जीभ
तालू, होठ तथा दांतों में नहीं सटाते है ना। जो दीप लिखो आप, जो आपको कॉपी पेन लेके बैठना, आपको नोट करना है कि जो जीभ, तालु, होठ और दंत से नहीं सटाते हैं, ऐसे व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी जो ध्वनि है वह स्वर और व्यंजन के मध्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और आपके कितने अंतस्थ व्यंजन है? 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि 4 है। एक ऑप्शन दे दिया जाएगा र, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा ल, एक ल दे दिया जाएगा, यह दे दिया जाएगा, वो चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको म। तो हमें पता है कि य, र, ल और वह अंतस्थ व्यंजन है, तो न हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो हमें प्रश्न ही हल नहीं करना है, हमें वो भी देखना है कि अगली परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से क्लास को लेना है। आपको इस क्लास से आपके पेपर में मैं बोलूंगा, आप अच्छे से 2024 का प्रश्न पत्र हल करते हो तब 25% अन्य विद्यार्थियों से तैयारी में कहीं ना कहीं आगे हो जाओगे। तो जिन विद्यार्थियों ने 2024 का प्रश्न पत्र हल नहीं करा हो, आप जाकर देखें, क्योंकि जब मैंने 2024 का एमपी सेट का पेपर दिया था तो मैंने पहले 2022 का पेपर बिल्कुल डिटेल में हल किया था। तभी मेरे हिंदी साहित्य में 72 प्रश्न सही हुए हैं ना। तो ऐसे मेरे 72 प्रश्न सही नहीं हो गए हैं, मैंने बहुत अच्छे से पूरा प्रश्न पत्र हल किया था। और मैंने क्या करा था कि ऐसे ही हर एक ऑप्शन को डिटेल में हल किया था प्रश्न को, ताकि मुझे पता था कि प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी के आसपास से पूछे जाएंगे, और इन्हीं प्रश्न के आसपास से प्रश्न 2024 में पूछे गए थे, है ना। तो आपके पास तो 2 प्रश्न पत्र है, 2022 और 2024। तो आपको इसी तैयारी करनी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, है ना, और आप मेरी तरह प्रथम प्रयास में नेट और सेट दोनों क्वालिफाई करो। अब अगला है खुशबू में उपसर्ग है। तो खुशबू में क्या उपसर्ग है? खुश उपसर्ग। अब उपसर्ग किन्हें कहा जाता है? वे शब्द जो किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं ना। तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं ना, उप यानी के आगे। और प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से उपसर्ग है। अ, अपि, प्र, है ना, अति, अप, प्र, है ना, ये सब हमारे उपसर्ग है ना। तो खुश क्या एक उपसर्ग है जो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है ना। तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। आपके पेपर 1 के प्रश्न चल रहे हैं, ये 5वां प्रश्न था। अब अगला है हमारा प्रश्न कि वाग्युद्ध में समास है। तो अब आपको समास भी पढ़कर जाना है। अब पूछा गया वाग्युद्ध में क्या समास है? तो कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर तत्पुरुष का कारक वाला भेद पूछा गया है। हमें पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, कारकी के, ये सभी तत्पुरुष समास के भेद होती है। तो आप इसका समास विग्रह कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा तत्पुरुष है इसमें। तो यहाँ पर है वाग युद्ध है ना। तो वाग से युद्ध क्या होगा? इसका वाग से युद्ध, वाग के द्वारा वाग से किया गया युद्ध वाग युद्ध। तो से किस में आता है? करण तत्पुरुष में ना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से आता है। तो यहाँ का समास विग्रह कर रहे हैं हम। तो से की ध्वनि से शब्द आ रहा है, तो वाग से युद्ध वाग युद्ध होता है। तो वाग युद्ध में क्या है? तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष समास इसमें आएगा, है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा है? यानी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है, साथ में किसी जाति का बोध कराता है। तो हमें संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो उसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों का पूछा गया है कि कौन सा शब्द है जो दोनों को परिभाषित करता है। तो जगन्नाथपुरी ये स्थानवाचक है, ये नहीं होगा, है ना।
पंडित जी ये जातिवाचक है, ये नहीं होगा। और मोटापा ये भी एक जाति को प्रेजेंट करता है। तो जो राजा हरिश्चंद्र है ये व्यक्तिवाचक भी और जातिवाचक भी। अब कैसे आपने कहीं बोलते हैं ना कि कोई ज्यादा ही सही बोलता है तो आप क्या बोलते होंगे कि ज्यादा ही तो हरिश्चंद्र बन रहा है ना, ज्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बन और ज्यादा सत्यवादी मत बन। तो राजा हरिश्चंद्र की एक परिभाषा थी, एक वो थे कि वो हमेशा सत्य बोलते थे, इसीलिए उन्हें सत्यवादी जाति से परिभाषित किया जाए, यानी कि एक जाति हो जाएगी। जितने भी लोग सत्य बोलेंगे वो जाति हो गई, क्योंकि एक ही समान के लोग, जाति किसे कहा जाता है? समान वर्ग के लोगों को। तो सत्य बोलने वाले एक समान वर्ग के लोग हो गए, तो सत्य बोलना एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र किसी जाति को संबोधित करते हैं और एक हरिश्चंद्र एक व्यक्ति है और वह जाति को भी परिभाषित करता है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे तो एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं पर व्यक्ति भी है। तो ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों ही संज्ञा आ जाएगी। तो आप खुद देखिए कि 2022 में कितने आसान प्रश्न पूछे गए थे डायरेक्ट, है ना। तो 2024 का और 2022 का प्रश्न हल करोगे तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। अगला है मोहन का कुछ खो गया है तभी टार्च से ढूंढ रहा है। वाक्य में सर्वनाम है, तो अब आपको नहीं आता हो सर्वनाम तो भी इस प्रश्नों को आप कितनी आसानी से कर लेंगे। ध्यान से देखें, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आप ऑप्शन को हटाने की विधि अपनाएं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमें पता प्रश्नवाचक बात क्या क्यों से शुरू होती है और हमेशा नीचे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। पर यहाँ पर कहीं मोहन ने किसी से प्रश्न नहीं पूछा, नहीं कोई प्रश्नवाचक कि मोहन का क्या खो गया है, क्या यहाँ पर है ही नहीं। ये तो पता है कि मोहन का कुछ खो गया है, तो प्रश्नवाचक तो ये कहीं से भी नहीं होगा। फिर ये निजवाचक, तो ये किसी निश्चित या किसी जाति को संबोधित कर रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होगा। संबंध, क्या मोहन का किसी से संबंध बताया गया है, किसी भाई से, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से संबंध बताया गया नहीं, तो संबंधवाचक सर्वनाम भी इसमें नहीं होगा। तो बचा है हमारा अनिश्चितवाचक। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ना, मोहन का कुछ खो गया है तभी टार्च से ढूंढ रहा है। अब क्या खो गया है ना, हमें पता ही नहीं मोहन की क्या चीज खो गई, अनिश्चित चीज खो गई है। यहाँ पे कोई निश्चित चीज नहीं है। क्या मोहन का पेन खो गया है, घड़ी खो गई है, कोई बुक खो गई है, कोई मित्र खो गया है, नहीं पता, तो ये अनिश्चित है ना। यानी कि जो मोहन जो वस्तु ढूंढ रहा है उसके बारे में हमें नहीं पता है, अनिश्चित सर्वनाम का बोध हो रहा है। यहाँ पर कोई अनिश्चित चीजें हैं, तो मोहन का कुछ खो गया, इसमें क्या सर्वनाम आएगा? अनिश्चित सर्वनाम आएगा। तो कितना आसान प्रश्न पूछा गया था, आप खुद देख लीजिए। अगला है भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने के लिए क्या रूप कहा जाता है? तो भाषा के एकरूपता लाने के स्तरों को क्या कहा जाता है? तो भाषा के स्तरों पर एकरूपता लाना क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण, है ना। हमें पता है कि जब भाषा के रूप में हम एक समान हो जाएगी, विभिन्न स्तरों से भाषा को मिलाया जाएगा, तो भाषा के विभिन्न स्तरों को एकरूपता को मानकीकरण कहा जाता है। और हमारी मानक भाषा क्या है? हिंदी हमारी क्या है? मानक भाषा है ना। हिंदी हमारी क्या है? मानक भाषा है। तो भाषा के रूप के विभिन्न स्तरों पर एकरूपता लाने का कार्य क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण कहलाता है ना। देखिए आप कितने आसान प्रश्न आपके 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे ना, बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न पूछे गए थे। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 347 में क्या उल्लेख किया गया है? क्या राजभाषा संबंधित आयोग की समिति, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, केंद्र के कार्य कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रशिक्षण, किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 347 में क्या उल्लेख किया गया है? आपने देखा होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हिंदी का उल्लेख किया गया है। तो हमारे संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है। तो 347 में क्या उल्लेख किया गया है? क्या किया गया है
किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध किसमें? 347 में। तो अब हमें क्या करना है, हमें 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें याद करना है। मैं ऐसा करूंगी, क्लास लेकर आऊंगी आपकी भारतीय संविधान हमारी हिंदी की संवैधानिक स्थिति, उसमें मैं सारे आपको बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक से याद करवा दूंगी। तब आपको क्या करना है, अब हमें ये समझ में आ गया हमें क्या करना है कि जितने भी अनुच्छेद है 343 से लगाकर 351 तक उनमें हिंदी के बारे में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, क्या क्या अनुच्छेद लागू किए गए हैं, ये आपको पढ़ना है ना। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अब अगला है, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और नेट में प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। अब सेट के प्रश्न कहां से उठकर ये पेपर बनाया गया है, आपको पता है कि हर 6 माह में हिंदी यूजीसी नेट का पेपर होता है, हर 6 माह में होता है। तो अब आप सोचिए कि एग्जामिनर प्रश्न कहां से लाएगा, तो सेट का है, किसी भी राज्य की स्टेट का पेपर होता है। तो ये एग्जामिनर क्या करता है कि नेट के प्रश्नों को उठाकर सेट के पेपर में डालता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि यूजीसी नेट के आपको अभी जून 2024 का पेपर, जून 2024, 2022 और 2023, इनमें हिंदी के आपको 10 साल के हिंदी साहित्य के पेपर सोल्व करने हैं। अगर आप 10 साल के पेपर पुराने प्रश्न पत्र सोल्व कर लोगे तो आप आसानी से अच्छे नंबरों से हिंदी साहित्य में नेट और सेट क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि आप खुद देखना कि पूर्वों के वही प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। अब है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। तो उक्त कथन हिंदी साहित्य के किस आलोचक का है? तो अब हमारे यहाँ से जो 61वां प्रश्न पूरा 10 प्रश्न थे वो इकाई 1 के थे, और अब जो ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं ये आपकी इकाई 2 से 10 प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आप खुद देखना, जो 10 प्रश्न हम करेंगे ये आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेंगे। तो अब आपको पता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपने जैसे कोई कथन दिया गया है और आपको नहीं पता है कि कथन किस आलोचक का है, तो आपको आंख बनकर रामचंद्र शुक्ल लगाकर आना है। अगर आपको नहीं पता है सही ऑप्शन, पर अगर आपको पता है कि आलोचक किस कथन का है तो फिर आपको सही लगाकर आना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेट 2024 में 3 कथन पूछे गए थे, 3 कथन, और वो तीनों कथन रामचंद्र शुक्ल के ही थे, है ना। और मुझे उसमें से सिर्फ एक ही कथन याद था, 2 कथन मुझे नहीं पता थी, और मैंने सोचा कि नहीं पता मुझे तो शुक्ल के ही कथन होगी, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध आलोचक कोई है तो शुक्ल जी, इन्होंने बिल्कुल सटीक बातें कही गई है। तो अगर आपको नहीं आता हो प्रश्न का आंसर तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में लगाकर आना है। तो अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो फिर आपको सही लगाकर आना है। तो कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये सभी व्यक्तियों को पता होगा, है ना। अब हमको क्या याद करना है, जैसे ये कथन पूछा गया तब ये कथन वापस दे दिया जाएगा। आपको क्या पूछा जाएगा कि शुक्ल ने जो कथन है किस कवि के बारे में कहा है, तो विद्यापति के बारे में कहा गया है। विद्यापति की किस रचना के लिए? गीत गोविंद के लिए क्या कहा गया है? किस रचना के लिए? विद्यापति के गीत गोविंद के पदों के लिए कहा गया है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल। क्या कहा जाता है? मैथिली कोकिल कहा जाता है ना। अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको क्या ज्ञान रखना है? इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसे इस बुक के बारे में नहीं पता होगा। लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होगा जो भी नेट सेट की तैयारी करते हैं, सबसे पहले उन्हें टीचर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास बुक पढ़ने का ही सुझाव देता है, क्योंकि सबसे अच्छी बुक है। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास को बताया है, वो सभी प्रश्न शुक्ल की बुक से ही पूछे जाते हैं। और प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1929 प्रकाशन वर्ष ही। मुझे लग रहा है सेट 2025 में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए हमें प्रश्न सही करके आना है। अगला प्रश्न आपका एक और कथन पूछा गया है कि इनके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणियों की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया है और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपानों की ओर
बढ़ने के लिए बढ़ावा दिए। उक्त कथन किस भक्त कवि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये जो कथन था तो शुक्ल ने कहा था, है ना। अब यहाँ पर जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि उक्त कथन किस कवि के बारे में कहा गया है, तो जो उक्त कथन है किसके बारे में कहा गया है? विद्यापति के बारे में कहा गया है ना। तो देखो इसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर कैसे पूछ लिया गया? ये कथन मुझे जहां तक पता है रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है ना। मुझे लग रहा है रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको इसका सही पता हो तो। पर जहां तक लग रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। और यह किस कवि के बारे में कहा गया है? यह तो कबीर के बारे में यह कथन कहा गया है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। अगला है निगम अगम साप सुगम राम सांचली की चाह अंबु असन अवलोकित सुलभ सहबी जगवाह। उक्त पंक्तियां किस कवि की है? जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की है? तो ये किसके? नंददास की पंक्ति है। तो नंददास की पंक्तियां 2024 एमपी सेट में भी पूछी गई थी, और आप देखिए 2022 में भी नंददास की पंक्तियां पूछी गई है। तो अब आपको क्या करना है कि नंददास की सारी पंक्तियां याद करनी है, साथ में कबीर के दोहे, तुलसी, सूर, मीरा, इन सबकी जो आपको लग रहा है महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको याद करके जानी है, क्योंकि पंक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछा गया है भाषाभूषण निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो लगभग सभी को पता होगा भाषाभूषण बहुत प्रसिद्ध रचना है, और ये किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की रचना है ना। ये वीर रस या क्या है? ये वीर रस की कविताएं, वीर रस की कविताएं लिखते थे, वीर रस पर कविताएं लिखते थे। किसके आश्रय में थे? यह शिवाजी के आश्रय दाता थे, शिवाजी के आश्रय दाता थे। और इन्होंने शिवाजी के ऊपर कहीं वीर रस से उत्पोत कविताएं लिखी है। कौन कौन सी लिखी है? आपको पता होना चाहिए इन्होंने जसवंत सिंह ने भाषाभूषण लिखी है। क्या लिखी है? भाषाभूषण किसने लिखी है? जसवंत सिंह ने लिखी है। अब आपको क्या करना है कि जैसे जसवंत सिंह के बारे में पूछा गया, तो आपसे चिंतामणि के बारे में पूछ लिया जाएगा। चिंतामणि के कौन कौन से ग्रंथ है? कविकुल कल्पतरु। क्या है? कविकुल कल्पतरु किसका ग्रंथ है? चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। भूषण का क्या है? भूषण ने भी शिवाजी के ऊपर कविताएं लिखी, वीर रस से उत्पोत। तो क्या लिखा है इन्होंने? शिवराज भूषण, है ना। और शिव बावनी और लिखी है इन्होंने, एक और लिखी है छत्रसाल दशक, है ना। तो ये भूषण की प्रसिद्ध रचना है। आपको याद रखना है कि भूषण ने कौन कौन सी कविताएं लिखी। अब मतीराम ने क्या लिखी है? फूल मंजरी लिखी है। फिर लिखी है रसराज लिखी है। ललित ललाम ये किनकी? मतीराम के ग्रंथ है। किनके? मतीराम के ग्रंथ है। तब आपको ऐसे ही पेपर्स और हल करना है ना। हम बिल्कुल डिटेल से प्रश्न पत्र हल करेंगे, ताकि जैसे भाषाभूषण तब चिंता। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? 2025 में 2022 में पूछा गया था, और पैटर्न बहुत इजी डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। 2024 में लेवल थोड़ा अप किया गया, वो थोड़े डीप में प्रश्न पूछे गए। अब 2025 में कैसे पूछे जाएंगे? एक तरफ ये चारों लेखक कवि दे दिए जाएंगे, एक तरफ इनकी रचना दे दी जाएगी, और आपसे मिलान पूछा जाएगा 2025 में कि निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखना 2025 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है ना, क्योंकि 2025 से तो पेपर भी थोड़े अच्छा खासा लेवल में पूछे जाएंगे। प्रश्न वो क्यों ही रहेंगे, पर तरीका बदल दिया जाएगा, है ना। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ? मेला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगाजल यहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन सा? भारतवर्ष। बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मुझे लग रहा है कि आपको पता ही होगी कि इनकी पंक्तियां ये हमारे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई थी। पंक्तियां यह कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल है, उनकी जो ऋषि भूमि है वो कौन? भारतवर्ष है। तो बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और इनकी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा पंक्तियां लिखी गई है ना। तो आपको
सभी पंक्तियां जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कवियों की वो पढ़कर जानना है। अगला पूछा गया है मोरेसी मोही कुंटाओ निबंध के लेखक कौन है। तो इकाई 2 में आपको पता है इकाई 2 एक समुद्र है, कहीं से किसी भी कवि की लेखक की रचना आपसे पूछी जा सकती है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। आपको चैनल पर जाना है, 1 मिनट चैनल क्यों नहीं खोल रहा है। आपको क्या करना है कि चैनल पर जाकर जो विद्यार्थी पहली बार क्लास देख रहे हो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपको क्या करना है कि जो यूनिट 2 आप तैयारी करना चाहते हैं यूनिट 2 की, तो आपको क्या करना है कि यूनिट 2 के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। वो यूनिट 2 एक समुद्र है, पूरा हिंदी, पूरी 9 यूनिट एक तरफ और पूरी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास एक तरफ। तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर पीवाईक्यू करवा रही हूँ इन क्लासों में। तो हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज, यूजीसी नेट, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी एग्जामों को टारगेट लेकर मैं आपको यहाँ पर प्रश्न हल करवा रही हूँ और वहां पे भी मैं बिल्कुल डिटेल से आपको प्रश्न सोल्व करवा रही हूँ। तो आप अगर मेरी क्लासें लेते हो तो आप 10 प्रश्न आपको इकाई 2 की इसी क्लासों से देखने को मिलेंगे। जब आपका पेपर होगा तो मैं खुद स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताऊंगी कि जो मैंने पढ़ाया था प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। यूनिट 1 बिल्कुल मैंने थ्योरी में आपको 17 क्लासों में पढ़ाया है, 15 क्लासें हैं ये। अगर आप ये 15 क्लासें लेती हो तो आपको लगभग इन 15 क्लासों में 6 से 7 प्रश्न यूनिट 1 के देखने को मिलेंगे। मैंने भी पाली भाषा के प्रश्न आया था तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी की बोलियां बिल्कुल मैंने आपको डायग्राम से पढ़ाया है। 18 बोलियों को है ना, हिंदी के भाग ये सब मैंने डिटेल से पढ़ाया है। और पेपर 1 में बिल्कुल आपको थ्योरी वाइज पढ़ा रही हूँ, है ना। तो आपके लिए तो अच्छा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर आप मेरे द्वारा पढ़ोगे तो मैं लिखकर देती हूँ कि आप प्रथम प्रयास में मेरी तरह हिंदी से यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों क्वालिफाई कर लोगे। और जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आप, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों परीक्षाएं पास करें और फिर मेरे साथ पेपर 1 की तैयारी, ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे ताकि आपकी फिर है ना, अगर आप नेट और सेट क्वालिफाई करोगे तो पेपर 1 वहीं पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो फिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मिलकर करेंगे क्योंकि हम नेट सेट इसीलिए क्वालिफाई कर रहे हैं ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। पर पहले आपको नेट और सेट क्वालिफाई करना होगा। है मोरेसी मोही कुंटाल निबंध के लेखक कौन है। तो ये थोड़ा डीप प्रश्नों में, इस प्रश्न की हार्ड प्रश्न में हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा यह निबंध लिखा गया है। मोरेसी कुंटाल निबंध है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो कौन सा निबंध लगा हुआ है, कविता क्या है। कविता क्या है निबंध आपके आचार्य रामचंद्र का आपके टेक्स्ट रचनाओं में लगा हुआ है। इसका प्रकाशन क्या है, 1909 इसका प्रकाशन वर्ष है। तब आपके जितने भी पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई है वो सब आपको याद होनी चाहिए। ये सच है कि बार बार हार में गया, खोजा जो हार शार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नई फूल जीवन अविकल अविकच है। यह सच है। उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की है, तो पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है, यह प्रसिद्ध पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है ना। तो यूनिट 2 में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 2 एक समुद्र है, इसमें जितना पढ़ो उतना कम, इसीलिए मैं जो क्लासें आपको बोल रही हूँ अगर आप वो क्लासें लोगे तो आप यूनिट 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगला है सिंदूर की होली 1934 नाटक किसकी रचना है। तो ये नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और यही आपके यूनिट 2 में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आपके लिए तो अच्छा है कि आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना का यूनिट 2 में पूछ लिया गया है। तो मैंने आपको ठीक से सभी नाटक के लेखक याद करवाए हैं कि
किस नाटक का क्या लेखक है। जिन विद्यार्थियों ने नाटक और उपन्यास, मैंने क्या आपको सभी नाटक क्रम से याद करवाए हैं, सभी नाटक के प्रकाशन वर्ष याद करवाए हैं, सभी नाटक के लेखक ट्रिक से याद करवाए हैं और सभी नाटक के पात्र मैंने एक ही क्लास में आपको करवाए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं ली, आप जाएं, आपको हिंदी साहित्य वाली प्लेलिस्ट में वो क्लास मिल जाएगी, उपन्यास और नाटक दोनों की। तो सिंदूर की होली का प्रकाशन वर्ष क्या, 1934। अब मैंने इसके लेखक कैसे याद करवाए थे। होली खेलना किसे पसंद है, माता लक्ष्मी और नारायण सिंदूर से होली खेलते हैं क्योंकि इन्हें होली खेलना पसंद है। तो लक्ष्मी नारायण आप देखिए कहाँ पर है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हमारे इस नाटक के लेखक है। तो हमने ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया था कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को सिंदूर से होली खेलना पसंद है। तो देखिए आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि सिंदूर की होली के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब आपके इतने लेखक के इतनी रचनाएं हैं तो आप कितने सारे कैसे याद करोगे। तो हम कुछ रचनाओं को अगर ट्रिक से याद कर लेंगे तो हमारे अच्छा रहेगा। अब आप देखिए पूछा गया है एक और कि गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है। तो गैंग्रीन कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि गैंग्रीन कहानी का एक और अन्य नाम क्या है। गैंग्रीन कहानी को रोज कहानी नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। अब इसके लेखक कौन है, अज्ञे इस कहानी के लेखक है। अब मैं क्या करूंगी, जब आपका 2022 का प्रश्न पत्र 16 करवा दूंगी तो जितनी भी कहानियां आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है सारी कहानियों के क्रम से उनके लेखक में टिक से याद करवा दूंगी, उनके प्रकाशन वर्ष याद करवा दूंगी और कहानियों की जो विषय वस्तु है वो भी मैं आपको याद करवा दूंगी एक ही क्लास में। तो जल्दी मैं आपके लिए वो क्लास भी लेकर आने वाली हूँ। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप ही एक सिद्ध मानते हैं। तो ये पंक्ति किस लेखक की है, तो ये पंक्ति अज्ञे जी द्वारा कही गई है। तो आपको यूनिट 2 में जितने भी आपको प्रसिद्ध लेखक है उन सभी लेखकों की पंक्तियां याद करनी है क्योंकि यूनिट 2 से आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो हमारे अगला प्रश्न शुरू हो रहा है ये इकाई 3 के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अब इकाई 3 से भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक जो सिलेबस का विश्लेषण किया था बिल्कुल सही और सटीक तरीके से किया था और उसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब हमारे जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो इकाई 3 के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ से 71 प्रश्न 20 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब हमारा 21वां प्रश्न यानी कि 71वां प्रश्न चल रहा है। हेमचंद द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। तो अब आपको क्या करना है कि आपके जितने भी आचार्य पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं आपको उन सबकी परिभाषा याद करनी है। तो हेमचंद्र ने काव्य की परिभाषा क्या दी है, क्या कहा है हेमचंद्र ने, हेमचंद ने कहा है हेमचंद की परिभाषा है आदेशो अदोषो सगुणो स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। तो ये पंक्ति किसकी, हेमचंद्र की है। अब आपको क्या करना है, अब आपको हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि कौन कौन से आचार्य की पंक्तियां। तो शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय स अलंकार काव्यम, ये किसकी पंक्ति है, यह पंक्ति है वाग्भट की। किसकी, वाग्भट जी की यह पंक्ति है। अगली है काव्यम स्फुरद अलंकार गुण दोषो वर्जित, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे कि किस आचार्य की पंक्ति है। अगली है रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्दार्थ काव्यम। तो यह सभी को पता होगा कि जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध पंक्ति है काव्य की, है ना। तो आप मुझे होमवर्क में बताओगे कि पंक्ति काव्यम स्फुरद अलंकारम गुण दोषो वर्जित किस आचार्य की पंक्ति है ना। तो मुझे पता चलेगा कि आप कितनी ध्यान से क्लास को देखते हो। तो जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं होमवर्क में आपको मुझे बताना है कि एक पंक्ति किस आचार्य की। अब आपको क्या करना है कि आपके इकाई 3 में लगभग 10 से 15 आचार्य लगे हुए हैं। आपको उन सभी आचार्यों की पंक्तियां परिभाषाएं ठीक से याद करनी है क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो हमें ऐसे ही तैयारी करनी है। मैंने बता दिया है कि अब आपसे पूछा गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा अगली बार कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यह पंक्तियां किस आचार्य की है, तो पंडित जगन्नाथ की। यह पंक्तियां ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अगला है काव्य को आत्मा की संकल्पना की अनुभूति किसने कहा है? तो काव्य को आत्मा की संकल्पना की अनुभूति किसने कहा है? हमारे जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पन अनुभूति कहा है ना। तो जितने भी आपके कवि लेखक यूनिट 3 में दिए गए हैं, आपको उनकी भी काव्य के बारे में किस आचार्य ने क्या कहा ये भी आपको याद करना, डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है परा प्रतिभा के नाम से चिन्मय शक्ति का विचार विवेचन किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो परा प्रतिभा आपको बहुत प्रसिद्ध शब्द है, आप आसानी से बता दोगे। कितना सरल प्रश्न पूछा गया है कि परा प्रतिभा नाम से चिन्मय शक्ति या विचार शक्ति किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो हमें पता है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने परा प्रतिभा के बारे में कहा था। अब आपको ये याद होना चाहिए कि सभी आचार्य आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। किस आचार्य का समय क्या है आपको याद करना है, बिल्कुल क्रम से, क्योंकि क्रम से जमाने को दिया जा सकता है। अब 2025 में क्या दिया जाएगा कि आपको विभिन्न ये आचार्य दे दिए जाएंगे कि इन आचार्यों को इनके समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार क्रम से जमाइए। तो आचार्य अभिनव गुप्त का समय क्या है? 10वीं सदी। आचार्य मम्मट का समय क्या है? 11वीं सदी। आचार्य राजशेखर का समय क्या है? 10वीं सदी। अब आपको आचार्य अभिनव गुप्त की क्या रचना है? इनके अभिनव गुप्त की इनके तंत्रालोक बहुत प्रसिद्ध रचना है। तंत्रालोक किसकी पुस्तक है? आचार्य अभिनव गुप्त की है। मम्मटी की क्या है? काव्य प्रकाश। क्या है मम्मट की? काव्य प्रकाश है ना। राजशेखर की क्या है? सभी को पता है, काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा आचार्य राजशेखर की। वाग्भट का आप होमवर्क में बताओगे मुझे कि वाग्भट का समय क्या है और वाग्भट की रचना क्या है। तो मैं ऑप्शन में आपको देती हूँ कि आपको वाग्भट का बताना है समय और है ना वाग्भट की रचना है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी आचार्य आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं सभी का समय कालक्रम से याद करना है, क्रम से बिल्कुल, कि पहले भरत मुनि आए, भरत मुनि, भामह, मम्मट है ना, ये सब क्रम से आपको याद करना है। फिर उनके ग्रंथ याद करने हैं। अब आपसे क्या पूछा जाएगा 2025 में कि एक तरफ आचार्य दे दिए जाएंगे, एक तरफ इनका समय दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित को जोड़ी से मिलाइए। ये एक तरफ आचार्य दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनके ग्रंथ दे दिए जाएंगे, निम्नलिखित आचार्य को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आपको क्रम से दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित आचार्य को क्रम से जमाइए। तो इस प्रकार का पैटर्न देखना 2025 में फॉलो किया जाएगा। अगला है भामह ने अपने काव्य अलंकार में कितने अलंकारों का विवेचन किया है ना। तब आपको ये पता होना चाहिए कि भामह का ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार है ना। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? भामह का ग्रंथ है। अब भामह ने काव्य अलंकारों के कितने काव्य अलंकारों की विवेचना की है? तो हम सभी को पता है कि भामह ने 38 काव्य अलंकार बताए। कितने अलंकार बताए? 38 अलंकार बताए। अब आप बताइए भामह का समय क्या है? तो भामह का समय क्या है? 6ठी शताब्दी। भामह का समय क्या है? 6ठी शताब्दी भामह का समय है ना। वो कितने अलंकार बताए? भामह ने 38 अलंकार बताए हैं। अब अगला प्रश्न आपका रस से पूछा गया है कि जो हमारा विभत्स रस है इसके देवता कौन है? तो बताना है, पहले आप ये बताइए कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है ना। क्या है? उत्साह विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस के देवता कौन है? तो कौन है विभत्स रस के देवता? महाकाल विभत्स रस के देवता है। तब आपको क्या करना है कि आपके जितने भी रस है और उन रस से संबंधित जो देवता है आपको उन्हें याद करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि रस की जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आचार्य भरत मुनि को आचार्य जो हमारे भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि को रस सिद्धांत की उत्पत्ति किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। और भरत मुनि ने किस ग्रंथ में की थी? उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में पहली बार रसों के बारे में कहा था। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी पूछा जा गया है और आप नेट में कितनी बार पूछा गया है? सिर्फ 2025 में यहाँ से मुझे लग रहा है प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं जो थ्योरी आपको लिखवाने वाली हूँ आपको ध्यान से सुनना है, कॉपी में नोट करना है। तो भरत मुनि को रस उत्पत्ति का आचार्य कहा जाता है। ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या क्या बताई है? 8 रस बताए हैं
ना कितनी रस बताए भरत मुनि ने? रस 8 बताइए। कौन कौन से 8 रस बताए उन्होंने? श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, श्रृंगार, है ना, विभत्स, और विभत्स हो गया, अद्भुत, और क्या बचा हमारा? भयानक, है ना। तो भरत मुनि ने 8 रस बताए, पर हमें पता है वर्तमान में 10 रस है और पहले 9 रस थे। तो भरत मुनि ने 9 रस है ना, तो भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है? तो भरत मुनि ने, आप यहां लिख लीजिए, इन्होंने शांत रस को, जो शांत रस है, शांत रस को रसों की गणना में नहीं माना है ना। तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस रस को भरत मुनि ने 8 रस में जगह नहीं दी है? तो एक दे दिया जाएगा श्रृंगार, वीर, हास्य, और एक ऑप्शन रहेगा शांत रस। तो आपको पता होना चाहिए कि शांत रस को भरत मुनि ने रसों में नहीं गिना है ना। और आपको सभी रसों के स्थायी भाव पता होना चाहिए कि कितने रस है, कितने रस के स्थायी भाव है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव कितने हमारे, संचारी भाव कितने हैं, अनुभव कितना है, विभाव कितना है। आप सबको रस के बारे में डिटेल से पढ़कर जानना है ना। तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था जब मैं परीक्षा देने गई थी। तो जब मैंने 2022 का प्रश्न पत्र सोल्व किया था, तो जब मैंने विभत्स रस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने डिटेल से रस के बारे में पढ़ा था, ताकि प्रश्न अगर पूछा जाए रस के बारे में तो मैं गलत करके ना हो। तो आपको भी मैं पेपर इसीलिए सोल्व करवा रही हूँ कि जो मैं स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी वही आपको फॉलो करनी है, तभी आप अच्छी स्कोर कर पाओगे। क्योंकि पिछली बार 198 कट ऑफ गई थी सेट की, है ना। तो अब आप खुद देख लीजिए कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? तो यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? प्लेटो से माना जाता है ना। किससे माना जाता है? प्लेटो से माना जाता है। अब हमें क्या करना है कि इन किन पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है? बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है प्लेटो का, अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अनुकरण सिद्धांत, है ना। अरस्तु का क्या है? अरस्तु का है विवेचन सिद्धांत। क्या है? विवेचन सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है विवेचन सिद्धांत, है ना। अगला है हमारा लोंजाइनस का क्या है? उदात्त सिद्धांत। क्या है? उदात्त सिद्धांत किसका है? लोंजाइनस का। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अनुकरण सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने दिया है। या पूछा जाए विवेचन सिद्धांत अरस्तु ने, या जोड़ी में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों को उनके सिद्धांत के अनुसार मिलान कीजिए। तो हमें किसी भी तरह से परीक्षा में पास करना है, तो इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम अच्छे से परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 150 में से 100 प्रश्न किसी भी कीमत में हिंदी साहित्य में हल करके आना है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है, पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ना। आपको पता ही होगा, जिस विद्यार्थी ने पाश्चात्य काव्यशास्त्र को अच्छे से पढ़ा होगा वह आसानी से इस प्रश्न को कर लेगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है ये। अरस्तु जी द्वारा पंक्ति कही गई थी। अरस्तु ने कहा था कि काव्य प्रकृति के अनुकरण है, पर एकदम नकल ना होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो किसने कहा है? अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अब हमको क्या पढ़ना है? अरस्तु की कौन कौन सी रचनाएं ये आपके पूछा जाएगा कि अरस्तु की रचनाएं। तो अरस्तु की कौन कौन सी रचनाएं? पेरी, पोई, एती, क्या है? पेरी, पोरी, एती, केस रचना अरस्तु की है। फिर कौन सी रचना है? रिटोरिक रचना अरस्तु की है ना। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है द रिपब्लिक, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक तरफ निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्री दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनकी रचना दे दी जाएगी। तो जितनी भी रचनाएं आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्री की दी गई है, आपको उन रचनाओं को पढ़ के जाना है ना। और अगला प्रश्न दिया गया है, स्वच्छंदवाद आलोचना का घोषणा पत्र रचना को माना जाता है।
बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये। किस रचना को स्वच्छंदवाद का घोषणा पत्र कहा गया है? बहुत आसान प्रश्न है, देखिए डायरेक्ट बिल्कुल डीप में 2022 का जो प्रश्न पत्र था, बिल्कुल डीप में प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए थे। हालांकि 2024 में जो मैंने पेपर हल करवाया था वहां पर बहुत डीप में प्रश्न पूछे गए थे, पर 2024 में 22 में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहा होगा वो आसानी से इन प्रश्नों के जवाब देगा। तो ये स्वच्छंदवाद आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को कहा गया है? तो किसे कहा गया है? प्रीफेस टू लिरिकल बेलेट्स को कहा गया है। किसे कहा गया है? लिरिकल बेलेट्स को स्वच्छंदवाद आलोचना का घोषणा पत्र कहा गया है। ये किसकी रचना है बताइए, किसकी रचना है? आपको पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ। किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ जी की यह रचना है। किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना किस आचार्य की है ना। तो प्रिंसिपल टू लिटरेरी बेलेट्स किसकी रचना है? विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है और इसे स्वच्छंदवाद का घोषणा पत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। अब आप देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इसी ऑप्शन को यहाँ उठाकर प्रश्न बना दिया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म किसकी रचना है। तो ये क्या करेंगे कि इन्हीं ऑप्शन को उठाकर आपके 2024-25 में प्रश्न बना देंगे। पर अब क्या करेंगे, कब लेवल थोड़ा बढ़ेगा तो क्या करेंगे, रचनाएं तो यही रहेंगी पर यहाँ पर उनके लेखक भी दे दिए जाएंगे, बस प्रश्न चेंज कर दिया जाएगा। प्रश्न कर दिया जाएगा कि निम्न रचनाओं को उनके लेखक से मिलान कीजिए। तो आप देखना 2025 में बिल्कुल अब नेट का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, क्योंकि 2024 का जो पेपर था वो भी कहीं ना कहीं नेट के लेवल नेट को छू रहा था, पर अब 2025 में तो मुझे लग रहा है कि हुबहू पेपर दो नेट का ही पूछ लिया जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप नेट के पुराने प्रश्न पत्र हल कीजिए। केवीएस मदान की बुक लेकर, हिंदी साहित्य के लिए आप जो भी आपको मार्केट में बुक मिले अरिहंत की हुई है किसी भी राइटर की आप लेकर आ जाइए, जहां पर अभी लेटेस्ट 2022, 23, 24 है ना, 2000 लगभग आप 2020 से लगाकर 2025 तक के अगर आप हिंदी के पेपर सोल्व कर लेते हो 5 सालों के भी, तो आप अच्छा खासा हिंदी में स्कोर कर लोगे, क्योंकि वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। उस सेट में तो नेट के ही पेपर, ये सारे प्रश्न नेट के ही है। आप पुराने प्रश्न नेट के लगाकर देखना, आपको A to Z प्रश्न नेट के ही मिलेंगे। तो ये स्वच्छंदतावाद आलोचना का घोषणा पत्र किस रचना को कहा गया है? प्रिंसिपल टू लिटरेरी बेलेट्स को कहा गया है। और ये किसकी रचना है? विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है ना। अब अगला पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, प्रिंसिपल टू लिटरेरी बेलेट्स है ना, रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ की, है ना। मैंने एकदम जल्दबाजी में आपको गलत बोल दिया। अब पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? यह है रिचर्ड्स की रचना। किसकी? रिचर्ड्स की रचना है। तब आपको क्रोचे का क्या सिद्धांत है आपको पता होना चाहिए। क्रोचे ने क्या दिया था? अभिव्यंजनावाद। क्या दिया था? अभिव्यंजनावाद किसने दिया था? क्रोचे द्वारा दिया गया था, है ना। मैथ्यू अर्नाल्ड की बुक क्या है? मैथ्यू अर्नाल्ड की क्या बुक है? मैथ्यू अर्नाल्ड की बुक है एसेज इन, क्या है? एसेज इन क्रिटिसिज्म पुस्तक क्या है? मैथ्यू अर्नाल्ड की। और लॉन्जाइनस ने क्या दिया था? उदात्त सिद्धांत। क्या दिया था? उदात्त सिद्धांत किसने दिया था? लॉन्जाइनस ने दिया था। तो अब आपको ऐसे जितने भी पाश्चात्य काव्यशास्त्री, अब क्या करोगे आप पेपर सोल्व करने के बाद कि जितने भी आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्री और भारतीय काव्यशास्त्री लगे हुए हैं उनका समय याद करना है आपको और उनकी सारी रचनाएं याद करनी, क्योंकि डायरेक्ट वहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। नई समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो हमें सभी पता है कि नई समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है? R.A. रिचर्ड्स को कहा जाता है। देखो, तब यहाँ पर रिचर्ड्स की क्या पूछे गए?
यहाँ पर रिचर्ड्स की रचना दे दी ऑप्शन में, फिर इसी रिचर्ड्स की रचना को यहाँ पर पूछ लिया गया और ऑप्शन में रिचर्ड से दे दिया गया। फिर रिचर्ड्स के बारे में एक और 3 प्रश्न रिचर्ड से हमने देखने को मिले, फिर रिचर्ड्स को यहाँ पर उठाकर यहाँ ऑप्शन में रख दिया और पूछ लिया गया कि नई समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है। आर्य रिचर्ड्स को नई समीक्षा का जनक कहा जाता है। और इसकी पुस्तक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरिकल क्रिटिसिज्म, रिचर्ड्स की पुस्तक है। तो हमने आज 30 प्रश्न आज की क्लास में सोल्व करे है ना। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम 3 भाग में इस पेपर को हल करेंगे। 30 प्रश्न करके 30 प्रश्न मैं आज करवा दूंगी, 30 प्रश्न मैं कल करवा दूंगी और बचेंगे हमारे 40 प्रश्न, वो मैं एक वीडियो में आपको करवा दूंगी। तो इस प्रकार हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक क्लास में भी आपको 150 प्रश्न 100 प्रश्न करवा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल से पेपर को हल करें ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके और आपको यहीं से आसपास से प्रश्न देखने को मिले। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको मैं लगभग 60% यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप मुझसे हिंदी साहित्य की तैयारी करोगे तो मैं लगभग 60% आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूंगी, 40% की तैयारी आपको खुद से करनी होगी। यानी कि लगभग मैं इतना पढ़ा दूंगी आपको कि 50 प्रश्न आपको मेरी क्लास से ही देखने को मिलेंगे और 50 प्रश्न की तैयारी आपको खुद से करनी होगी। यानी कि 100 नंबर आपको मैं खुद दिलवा दूंगी, है ना, पेपर 1 में। अगर आप 50 प्रश्न अगर मेरी क्लास से आपको मिले तो यानी कि 50 प्रश्न अगर आपको मेरी क्लास से मिले, हर प्रश्न 2 नंबर का, तो आप खुद देख लीजिए 100 प्रश्न आपको मेरी क्लास 100 नंबर में खुद मेरी क्लास से ही आपको करवा दूंगी। और पेपर 1 में तो वैसे ही मैं आपको 35 से 40 प्रश्न आसानी से आप कर लोगे। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो 35 प्रश्न यहाँ यानी कि 70 नंबर मैं आपको पेपर 1 में करवा दूंगी। 100 नंबर इधर यानी कि 170 तो मैं आपको मेरी क्लास से ही मिल जाएंगे। लगभग आपको 30 नंबर की तैयारी खुद से ही करनी होगी और ये 30 नंबर की तैयारी आपको खुद से पेपर 2 के लिए आपको खुद से पढ़ना होगा। यानी कि आपको 30 नंबर नहीं, आपको 40 नंबर के लिए खुद से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका जीआरएफ हो जाए और इधर पेपर 1 में आप अच्छे से सेट और नेट क्वालिफाई करना चाहती हो तो आपको इतना खुद से पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें और हमने आज 30 प्रश्न सोल्व किए तो आप मुझे बताओ कि 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं। क्योंकि बहुत आसान प्रश्न पूछे गए 2022 में और मैं चाहती हूँ कि आपका 28 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अगर 28 नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पर अगर आपके 25 से कम नंबर आते हैं इन 30 प्रश्न में से भी तो आपको अभी बहुत तैयारी करने की जरूरत है। आपको पता चल गया होगा कि आपका स्तर क्या है ना। तो अब आपको क्या करना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो मैंने होमवर्क के आपको 2 प्रश्न दिए हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो परिभाषाएं किस आचार्य की और जो भी प्रश्न दिए आप मुझे करके बताओगे और आपके कितने नंबर आते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कब बताओगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे आपका फीडबैक दें, है ना। एमपी सेट और यूजीसी ने जो पेपर 1 के विद्यार्थी है वो तो बहुत अच्छे फीडबैक भी देते हैं, कमेंट भी करते हैं, पर जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनका मुझे इतना रुझान देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं ज्यादा आपकी थ्योरी क्लासें मैंने इसीलिए बंद करी। अगर आपका मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मैं डिटेल से थ्योरी भी आपको मेरी यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जितना होगा मुझसे पढ़ा पाऊंगी। तो आप पेपर 1 की तरह पेपर 2 को भी इतना ही प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर पाऊं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम अगले इसी 2022 के आगे प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आप मुझे बताओगे आपके कितने नंबर आए। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो कैसी लगी आप बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, राधे राधे।